दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आज का दिन देश की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज देश की सबसे बड़ी अदालत से एक ऐसा फैसला आया है जिसने देश की समूची राजनीति में हलचल पैदा की है और एक छत्र राज कर रही मोदी सत्ता की नींव को हिलाने का काम किया है। निश्चित तौर पर एक ऐसा फैसला जिसने सरकार को, उसकी मंशा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामला राहुल गांधी से जुड़ा है। राहुल गांधी के ऊपर एक आरोप था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कर्नाटक के कोलार में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि मोदी सरनेम के लोग किस तरह से देश का पैसा लूटकर बाहर चले गए। इस बात का जिक्र करते समय उन्होंने मोदी सरनेम का यूज किया था और इंडिकेट किया था सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को। उसके बाद गुजरात के एक पूर्णेश मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शायद, उन्होंने वहां की एक अदालत में, सेशन कोर्ट में मामला दायर कर दिया और उसके बाद 2019 का वो मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। लेकिन जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद देश में हलचल हुई और उसके बाद अडानी कांड उभर के सामने आया और राहुल गांधी ने जब देश की लोकसभा में खड़े होकर अडानी और साहिब के रिश्ते का जिक्र किया, तमाम से वो फोटोग्राफ्स लोकसभा में दिखाए कि साहब का और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है। जब उन्होंने बहुत सारे सवाल उन रिश्तों को लेकर किए और तमाम वो सवाल किए जो वाकई विपक्ष के नेता को देश हित में संसद में करने चाहिए। उन्होंने जब वो सवाल किए तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उस लोकसभा की कार्यवाही से राहुल गांधी के उस भाषण का समूचा वो हिस्सा हटा ही दिया गया जिस हिस्से में अडानी और साहब के रिश्ते का सवाल पूछा गया था। ये आखिर क्यों किया गया लोकसभा की तरफ से, ये आपको समझने की जरूरत है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने एक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जो मानहानि के मामले में सजा मिली है वो इस मामले की अधिकतम सजा है और सेशन कोर्ट ने अधिकतम सजा दी लेकिन उसका कोई कारण विस्तार से नहीं बताया है। व्यक्तिगत तौर पर आप किसी को ऐसी सजा कैसे दे सकते हैं? किसी व्यक्ति को ही ये सजा देकर आप उसके मतदान क्षेत्र के निवासियों को भी प्रभावित कर रहे हैं। ये ठीक वैसा ही फैसला है जैसा आज के ठीक 48 वर्ष पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ आया था। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ आए हुए फैसले में ये बताया गया था कि किस तरह से सत्ता और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके कोई एक शासक सत्ता में रहने की मंशा को पाल रहा है, ठीक उसी तरह से आज जो फैसला आया है वो ये बयां करता है कि किस तरह से कोई एक राजनीतिक सत्ता देश के सभी संवैधानिक पिलर को अपने अनुसार ढालकर अपनी राजनीतिक इमारत को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए देश के लोकतांत्रिक सिस्टम को ढहाती जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो जिरह हुई जिसमें 15 मिनट पूर्णेश मोदी के वकील जो कि महेश जेठमलानी, जो राम जेठमलानी के बेटे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, 15 मिनट उनके पक्ष को दिए गए और 15 मिनट अभिषेक मनु सिंघवी भी जो कांग्रेस के नेता हैं और वकील भी हैं, वो राहुल गांधी के पक्ष को 15 मिनट दिए गए। उस 15 मिनट के दौरान तमाम वो चिट्ठा, तमाम वो परतें खुलती चली गईं जिससे साफ हो गया
कि किस तरह से मोदी सत्ता पूरी तौर से संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी अपने पंजे में जकड़ लेना चाहती है और किस तरह से विपक्ष के मुंह पर टेप लगाने की उसकी एक अपनी मंशा है। उस 15 मिनट के जिरह में जो मामला सामने आया उसमें महेश जेठमलानी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और इस मामले में पुणेश मोदी के वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा स्टेटमेंट देकर न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी वरन इस देश में रहने वाले 13 करोड़ मोदी समुदाय को अपमानित किया है। उनके इस भाषण से पूरे मोदी समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और उसके बाद पुणेश मोदी ने अदालत में जाकर उनके खिलाफ मामला दायर किया है। जब इस मामले को उन्होंने जब ये बात कही तो वहीं राहुल गांधी के वकील ने जवाब दिया कि मिलॉर्ड 13 करोड़ लोग जिनका जिक्र हो रहा है उनमें से साधारणतया सामुदायिक किसी व्यक्ति ने क्यों नहीं अदालत में शिकायत की, क्यों आखिर वही सब शिकायत करता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदों पर हैं या तो विधायक हैं या बड़े पदों पर हैं, आखिरकार वही लोग सामने निकलकर क्यों आए? क्या इनमें ही 13 करोड़ मोदी समुदाय समाहित है या फिर ये लोग किसी राजनैतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अदालत में किसी एक निर्वाचित व्यक्ति, निर्वाचित सांसद और उस हाई स्टैंडर्ड पॉलिटिशियन के खिलाफ अदालत में एक षड्यंत्र के तहत आए हैं जो इस देश की राजनीतिक सत्ता के सामने विपक्ष का एक विकल्प बनकर खड़ा है। ये बात राहुल गांधी के वकील ने कही और उन्होंने आगे तर्क दिया कि जिनका नाम जो पुणेश मोदी हैं उनका सरनेम तो मोदी है ही नहीं, उनका ओरिजिनल सरनेम तो भुताला है। मोदी सरनेम तो उन्होंने अपने नाम के आगे बाद में लगाया है, उनका असली सरनेम तो भुताला है। फिर जब उनका सरनेम मोदी है ही नहीं तो फिर उन्होंने इसमें अदालत में क्यों मामला दायर किया, बल्कि जिनका मोदी सरनेम है उनमें से कोई निकलकर क्यों नहीं आया। और इसके बाद पुणेश मोदी के वकील ने कहा कि इसी तरह से 2023 में इसी तरह से राहुल गांधी ने एक बार ये कहा था कि चौकीदार चोर है 2019 में, और उसके बाद फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और उसके बाद उन्होंने माफी मांगी। तो क्या इस तरह से वो बार बार अपमानित करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, जस्टिस गवई ने कहा कि हाई स्टैंडर्ड पॉलिटिशियन के भाषण के बारे में 125 पेज का एक फैसला पहले ही आ चुका है, आपको उस फैसले को पढ़ना चाहिए। ये बात जस्टिस गवई ने पुणेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी से कही। उसके बाद ये मामला खुलकर सामने आया। पुणेश मोदी के वकील ने कहा कि देखिए ये माफी भी नहीं मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्हें ये भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में फैसला देगा, अथवा ये सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं हैं। ये बात जब पुणेश मोदी के वकील राम जेठमलानी ने कही तो फिर वहीं जस्टिस गवई ने कहा कि इन सब बातों से मामले को डाइवर्ट मत करिए, अदालत फैक्ट्स मांगती है, बातें नहीं। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जो कि राहुल गांधी के वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि मिलॉर्ड ये पूरा का पूरा मामला एक कथित तौर पर गढ़ा गया है, आप ये रिकॉर्ड सुनिए। और उस भाषण का टेप रिकॉर्ड जो लगभग 50 मिनट का था, सुप्रीम कोर्ट में जब उसके बारे में बात हुई तो जस्टिस गवई ने ये कहा कि वीडियो रिकॉर्डर सुनकर ऐसा लगता नहीं है कि राहुल गांधी का ऐसा कोई उद्देश्य था जिससे एक पूरे समुदाय की भावनाएं आहत हों।
मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि इस मामले में जब पुणेश मोदी ने गुजरात के एक सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, उसके बाद लंबे समय तक वो मामला टलता रहा और जब लोकसभा के भीतर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्तों के बारे में सवाल खड़े किए थे, उसके बाद यकायक इस मामले में बड़ी तेजी के साथ कार्रवाई होती चली गई और गुजरात के उस सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी ठहराया और उस मानहानि में देश में आज तक किसी को जो सजा नहीं हुई, वो अधिकतम से अधिकतम सजा 2 वर्ष जो होती है वो सुनाई, क्योंकि अगर 23 महीने की भी सजा होती तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। अब आपको यहीं पर समझने की जरूरत है कि उसके बाद किस तरह से अगले 24 घंटे में ही उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है, उनका आवास खाली कराने का नोटिस दे दिया जाता है और कितनी जल्दबाजी के साथ उनका आवास, उनकी सदस्यता सब छीन ली जाती है। उसके बाद जब वो गुजरात हाई कोर्ट की शरण में पहुंचते हैं तो गुजरात हाई कोर्ट 66 दिन तक मामले को टाले रहता है, बंद किए रहता है, सिर्फ इस नाम पर कि मामले में और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन 66 दिन तक कोई सबूत हाई कोर्ट में इकट्ठा नहीं हुआ। 66 दिन बाद जब हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा तो राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आया था। सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा फैसला लिखा गया उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। जस्टिस गवई की खंडपीठ ने एक फैसला लिखा और उस फैसले में उन्होंने कहा कि ट्रायल जज ने इस मामले में जो सबसे अधिकतम सजा हो सकती थी वह दी है, लेकिन इसका कारण भी विस्तार से नहीं बताया गया है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसी सजा देने से सिर्फ एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। और उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि बिना विस्तृत कारण के आखिर कोई अदालत ऐसे निर्णय कैसे दे सकती है। और इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि वैसे गुजरात से इन दिनों कुछ ज्यादा ही दिलचस्प आदेश आ रहे हैं, इस बात को भी समझने की बड़ी आवश्यकता है। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि जब तक सेशंस कोर्ट में अपील लंबित है तब तक हम राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा रहे हैं। हम आपको यहीं पर यह बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की ये एक फौरी यानी त्वरित राहत है। अभी मामला गुजरात की सेशन कोर्ट में लंबित है, वहां जजमेंट आएगा इस पर, और जब जजमेंट आएगा तो अगर 2 साल की सजा फिर सेशन कोर्ट सुना देता है तो राहुल गांधी फिर से अयोग्य साबित हो जाएंगे। लेकिन आखिर ये तर्क गढ़े कैसे गए, ये कुतर्क तमाम इकट्ठे करके किस तरह से देश के उस सबसे बड़े विपक्ष के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में उभरे हुए एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए क्यों इकट्ठे किए गए, क्यों ये कोशिश की गई कि उनके सदस्यता चली जाए, उनका आवास छीन लिया जाए, उनको अपराधी घोषित कर दिया जाए और वो चुनाव ना लड़ पाए। 2019 का ये मामला 2023 में तूल पकड़ा और 2023 में वो सारी प्रक्रियाएं हो गईं, सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये सारी प्रक्रियाएं क्या 2024 की राजनीति को प्रभावित करेंगी। सेशन कोर्ट अगर जल्दबाजी के साथ फिर से कोई फैसला सुनाता है, और अब की बार तो 2 धारी तलवार पर टिकी है मोदी सत्ता, क्योंकि इधर से गिरेगी तो भी वही कटेंगे, उधर से गिरेगी तो भी वही कटेंगे।
क्योंकि अगर सेशन कोर्ट दोबारा फिर से 2 वर्ष की सजा को बरकरार रखता है तो समूचे देश की जनता ये मान लेगी कि जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया था कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें इतनी अधिकतम सजा दी जाए, उस मामले को फिर से गुजरात का एक सेशन कोर्ट इसी तरह का फैसला सुनाता है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है और राहुल गांधी अगर फिर से अयोग्य हो जाएंगे तो इसका बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। और अगर सेशन कोर्ट बरी करता है या उस सजा को कम करता है तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस की और राहुल गांधी की एक बड़ी जीत होगी। उससे भी ये साबित हो जाएगा कि किस तरह से एक निर्वाचित सांसद को संसद से बाहर रखने के लिए सत्ता ने एक कुटिल चक्रव्यूह रचकर तैयार किया था। फिलहाल जो प्रधानमंत्री मोदी अपने तमाम भाषणों में जिक्र किया करते हैं कि पुरानी सरकारों ने राजनीतिक लाभ के लिए किस तरह से सत्ता और मशीनरी का दुरुपयोग किया, उनके ऊपर इस मामले ने और राहुल गांधी का वो भाषण जो अडानी के संबंध में लोकसभा में आखिरी बार दिया गया था, उन्होंने उस भाषण को लोकसभा की कार्रवाई से हटाकर और राहुल गांधी का ये जो पूरा मामला है सेशन कोर्ट से चलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, इस भाषण इन दोनों मामलों ने मोदी सरकार की और मोदी की वह पोल खोल दी है। उनके ऊपर भी अब वो बच नहीं सकते इस आरोप से कि आप क्यों नहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस आरोप से उनके पास बचने का अब कोई रास्ता बाकी नहीं रह गया है। दूसरा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से अडानी कांड सामने उभर कर आया, उस तरह उसमें साफ हो रहा है कि किस तरह से कारपोरेट जगत करप्ट है और जिसमें सत्ता भागीदार है। उसके बाद मणिपुर का मामला जिसमें डबल इंजन की सरकार है और उसके बावजूद भी एक समुदाय के पास ऑटो असलाह हैं जो सुरक्षा बलों के ऊपर बेहताशा फायरिंग करते हैं और उन्होंने 3 महीने से एक स्टेट में रूल ऑफ लॉ को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। उसके बाद चौथा मामला आता है भ्रष्टाचार का, जो प्रधानमंत्री तमाम पॉलिटिशियंस का नाम लेकर भ्रष्टाचार पर घेरते आ रहे हैं। वह राजनीतिक सत्ता अपने राजनीतिक रसूख को कायम रखने के लिए किस तरह से भ्रष्टाचारियों को अपनी गोद में बिठाकर वॉशिंग मशीन में धुलकर जेल भेजने की बजाय उन्हें सत्ता में मंत्रालय भेज रही है। ये बात महाराष्ट्र से साफ हुई है, जहां अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और तमाम वो नाम, छगन भुजबल, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे मध्य प्रदेश का वो व्यापम घोटाला हो, ये सारी चीजें, ये सारी परतें, ये 4 वो प्रमुख चीजें हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। भारत दुनिया के तमाम देशों में इन 4 मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन भक्त मंडली है एक इस देश में और गोदी मीडिया मंडली है जो कभी ये नहीं स्वीकार करेगी कि इन 4 मुद्दों पर भी दुनिया के देशों ने चर्चा की है। वरन वो तो यही आपको बताएंगे कि दुनिया में साहब का डंका बज रहा है, भारत विश्व गुरु बनने वाला है। क्या आज के फैसले से ये माना जाए कि आज सुप्रीम अदालत का फैसला मोदी सत्ता पर सुप्रीम तमाचा था। एक तरफ जहां पूरी की पूरी मोदी सत्ता और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस जिद पर अड़ी थी कि राहुल गांधी माफी मांगे, और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का ये कहना था कि वो माफी नहीं मांगेंगे और वो अपनी इसी जिद पर गुजरात के सेशन कोर्ट से लेकर गुजरात हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी बाकायदा उन्होंने हलफनामा लगाकर ये कह दिया कि चाहो
तो जेल में डाल दो, लेकिन हम माफी नहीं मांगेंगे। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है और उनको उनकी सजा पर रोक लगाते हुए उनकी संसद सदस्यता बहाल करने के लिए योग्य ठहराया है। संसद सदस्यता ऐसे समय में बहाल हो रही है जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ आया हुआ है। तो क्या राहुल गांधी संसद में अविश्वास प्रस्ताव और मणिपुर जैसे मुद्दे पर बोल पाएंगे? जब इस बारे में मीडिया ने लोकसभा सचिवालय में जानने की कोशिश की तो ये पता चला कि लोकसभा सचिवालय ने वायनाड की खाली सीट पर ये अधिसूचना जारी कर दी थी कि वो रिक्त सीट है। अब वह अधिसूचना वापस ली जाएगी, उसके बाद सदस्यता बहाल की जाएगी। इस प्रक्रिया में 1 दिन भी लग सकता है और 1 महीना भी। अब देखना यह है क्या सदस्यता बहाली में भी मोदी सत्ता कोई खेल करती है या ये तमाचा खाने के बाद कोई सुधार होने की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम विदा लेते हैं आज के एपिसोड से। आपसे अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।